मोहतरम नाजरीन और आदरणीय दर्शकगण, अब तक आपको मालूम हुआ, जानकारी दी जा चुकी है कि कायनात कैसे बनी, ज़मीन की उम्र क्या है, यानी 2 अरब साल। उसके बाद फिर ये हुआ कि इंसान 20 से 25 लाख साल पहले या 10 लाख साल पहले, बल्कि आज तक का 50,000 साल पहले जो एशिया और यूरोप में आबाद हुआ आज की शक्ल के तमाम आदमी, और आखिरकार समाज सब बने, ज़िंदगी को जीने का सलीक़ा आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। बस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एनर्जी या क़ुव्वत या ताकत या शक्ति, इसका इस्तेमाल होना बहुत आम हो गया। इसके लिए जहाँ सब जानते हैं कि सूरज एनर्जी या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हवा के ज़रिए पाई गई क़ुव्वत, या टाइडल एनर्जी जो समुंदर की लहरों से हासिल की जाती है, ये सब होते हुए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और कारआमद फॉसिल फ्यूल की एनर्जी है। फॉसिल का सब लोग जानते हैं, फॉसिल का मतलब खोदना, और वो फ्यूल जो ज़मीन से खोद के निकाला जाए, मसलन पेट्रोल, कोयला, गैस। अब जनाब इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। अब इनकी तलाश के लिए शुरुआत हुई एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल या एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम की खोज। उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, ज़मीन का सरसरी जायज़ा लिया गया, परतदार चट्टानें मालूम हो गईं। अब परतदार चट्टानों में ये देखना ज़रूरी हुआ कि ये समुद्री हैं या फ्रेश वाटर ताज़ा पानी की बनी हैं। अब समुद्री चट्टानों के लिए फॉसिल्स की ज़रूरत पड़ी, माइक्रो फॉसिल्स, जो एक तरह से टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में तलाश पेट्रोल के लिए। अब इसके अंदर भी माइक्रोपेलेंटोलॉजी, ये एक अलग शाख जियोलॉजी में बनाई गई ताकि माइक्रो फॉसिल की स्टडी की जा सके। इसके बाद साथ साथ ये देखा गया कि कई जगह माइक्रो फॉसिल नहीं मिलते, अनफॉसिलिफेरस है, वहाँ पर यह हुआ कि नबातात, ज़रे गुल, पोलन स्पोर्स, उसकी मदद ली जाए। अब उसकी मदद के लिए फिर ये हुआ कि फ्रेश वाटर के कौन से हैं, यानी ताज़े पानी बने हुए, और समुद्री कौन से हैं, यानी मैराइन ओरिजिन के। तो आम तौर से 40 से 50 करोड़ साल पहले ये मालूम हुआ कि पेलियोजोइक पीरियड में अपने समुद्री नबातात या वनस्पति मौजूद थी, जबकि 37 से 44 साल तक ज़मीनी पेड़ पौधे आलम वजूद में आए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ज़मीनी पेड़ पौधे की किसी चट्टान में अक्सरियत है, बहुतायत है, तो उसको आमतौर से ये कह के छोड़ दिया जाता है कि ये ताज़ा पानी में बनी चट्टानें थीं, इसलिए इनको इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो। अब देखा जाता है कि ये जो समुद्री चट्टान में, समुद्री परतदार मैराइन सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से पेड़ पौधे, तो आपको मालूम होना चाहिए सेवार और काई, इस टाइप के जो पौधे यूनिसेलुलर थे, यानी यूनिसेलुलर क्या कहिए, बहुत छोटे, बहुत प्रिलिमिनरी थे। आप लोग सब जानते हैं काई, फफूंदी, फंगाई, तो ये समुंदर में भी पाए गए। तो अब उनकी स्टडी शुरू हुई। तो जब ये शुरू हुआ स्टडी, तो उससे ज़्यादा तय ये पाया गया कि थोड़ा सा इससे बड़े कुछ फॉसिल मिले, यानी पोलन ग्रेन या ज़रे गुल या परागाणु जिसे बोलते हैं, या समुद्री झाड़ियाँ सेबार वगैरह। तो डायनोफ्लैजिलेट इस नाम का पौधा, नन्ना मुन्ना पौधा, समुद्री पौधा मिला। अब इसकी खोज शुरू हुई, इसका मुताला शुरू हुआ। तो जहाँ पर हर जगह कोशिश की गई, वहीं पर उसी तरह से
शिलांग प्लेटू में भी ये हुआ कि इसकी जो परतदार चट्टानें हैं वहाँ पर इनकी खोज की जाए, इनकी तलाश की जाए। तो शिलांग दरअसल पहले आसाम में हुआ करता था, अब ये मेघालय में चला आया है। इसके लिए ये होता है कि आप पहले गुवाहाटी जाएं, वहाँ से बस के ज़रिए से आप बेशक शिलांग पहुँच सकते हैं। और शिलांग में रोड कटिंग में ये सब तमाम परतदार चट्टानें साफ तौर से दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि ऊपर की चट्टानें वहाँ पर आमतौर से हरी भरी ग्रीनरी ज़्यादा है, तो ऊपर से चट्टानें नहीं दिखाई देती। उनके लिए या तो स्पेशली आप ख़ास तौर से उनको हटाइए, उन तमाम हरी भरी पेड़ पौधों को, या रोड कटिंग में देखिए। तो यहाँ पर रोड कटिंग से देखा गया और ये पाया गया कि डायनोफ्लैलेट मिलते हैं। एक्रीटार्क इसी तरह से इसकी तमाम स्टडी की गई, तरह तरह के प्लांट फॉसिल मिले, यानी वनस्पति से रिश्तेदार जिसे बोल सकते हैं आप। हकीकत ये है कि ये जो डायनोफ्लैलेट्स हैं ये ज़मीनी पौधे से मिलते जुलते हैं, जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं छोटी मोटी, उस टाइप की नन्हे मुन्ने पौधे, जिन्हें देख के समझा जा सकता है कि ये तो बेकार की चीज़ है, ये किस काम की। लेकिन इन्होंने क्या इनकलाब लाए हैं अपनी माइक्रोपैलेंटोलॉजी में कि एक अलग ब्रांच पैलिनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पोलन एंड पोलन ग्रेन्स और स्पोर्स, ये शुरू हुई। ये भी जियोलॉजी की एक ब्रांच बन गई, बल्कि ये बॉटनी की भी एक ब्रांच है। इसमें पैलिनोलॉजी लग गया तो इसका मतलब हुआ कि एंशिएंट ज़माने के प्लांट और उनके फॉसिल। अब ये हुआ कि उनके लिए अलग तरीका है बनाने का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ट्रीटमेंट करके सेडिमेंट्स को, उसके बाद फिर फेनाइन से ट्रीट करके ये सब, और उसके अलग ही यानी स्लाइड में शीशे की स्लाइड पर बनाते हैं। कनाडा बाल्सम से उनको एक तरह से प्रिजर्व किया जाता है। फिर बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में जो बहुत हाई कुव्वत का होता है, उसमें अब मुख्तलिफ स्पीशीज़ डायनोफ्लैलेट्स की देखी जाती हैं और डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज़ की बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, यानी बायोजोन बनाए जाते हैं। ये बायोजोन चूँकि बहुत लिमिटेड एज को शो करते हैं, इसलिए इनका बनाना ज़रूरी होता है ताकि कोरिलेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसका कोरिलेशन उसी तरह से होता है, उसका वही उसूल और सिद्धांत है जैसा कि माइक्रोफॉसिल यानी एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से जो कोरिलेशन होता है यानी मुआजना, उसी तरह से इनका होता है। तो ये जो है इसको अब आप देखने के लिए सबसे पहले आप रोड कटिंग जाएं, रोड कटिंग पर सैंपल कलेक्ट करें, या अगर रोड कटिंग पर नहीं है तो वहाँ पर सर्किट हाउस के पास शिलांग में एक झरना है, वहाँ चले आइए, पिकनिक के स्पॉट है। वहाँ भी कटिंग की वजह से कुछ चट्टानें मिल जाएंगी। आखिरकार आप उनको प्रोसेस कीजिए, टीडियस जॉब है, और देखिए कि ये जो स्पीशीज़ हैं कहाँ कहाँ मिले, कैसे मिले, और उनका कोरिलेशन कीजिए। इसमें भी वही चीज़ है कि उम्र और उसकी माहौल यानी पैलियोलॉजी, जिस तरह से कि वो उनकी अलग अलग स्पीशीज़ और किस्में होती हैं माइक्रोफॉसिल की, इसी तरह से इनकी अलग अलग किस्में होती हैं। तो ये पाया गया कि ये भी बहुत कारआमद ब्रांच है, और इस तरह से ये माइक्रो पैलेंटोलॉजी में, या इसे आप माइक्रो बॉटनी भी कह सकते हैं, इसलिए उन्होंने नाम ही दे दिया पैलिनोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट फॉसिल जिन्हें हम हकीर समझ के छोड़ देते थे बहुत काम के हैं, और इनका कोरिलेशन किया गया। फिर इसका मिलान किया गया कि किन किन चट्टानों में ये मैराइन फॉसिल मिले और किन किन चट्टानों में माइक्रोफॉसिल मिले।
यहाँ तक कि उन चट्टानों में जहाँ ये डाइनोफ्लाइलेट्स मिलते हैं वहाँ पर माइक्रोफॉसिल, ट्रेस फॉसिल और ये जो ब्रैकियोपोड्स, सेफेलोपोड्स वगैरह इनका भी देखा जाता है क्या ये मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ये मौजूद है तो एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि इनकी जो बैथिमेट्री है, इनकी जो पेलियोकोलॉजी है, इनका जो इन्वायरमेंट है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों ब्रांचें एक दूसरे की पूरक हैं। यानी पहले उससे निकाला आपने माइक्रोपेलेंटोलॉजी से, फिर कंफर्म करने के लिए पेलियोबॉटनी का आपने स्टडी की, या अगर आपने पेलियोबॉटनी से यानी पोल्स एंड पोलन ग्रेन से आपने स्टडी करके ये परतदार चट्टानें और उनकी एज और इन्वायरमेंट निकाला है, तो उसी के बेसिस पर वही कोरिलेशन से उसके के देखना है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। होते करते कोरिलेशन हो गया किस चीज़ से, पेलिनोलॉजी में, यानी समुद्री घास कह लीजिए, सेवार कर लीजिए, और इधर माइक्रो एनिमल्स का। अब जब इस तरह से कोरिलेशन और ये मालूम हो गया सेडिमेंट, तो सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडी भी हो गई कि ये किस किस्म की परतदार चट्टानें हैं, शेल है कि लाइमस्टोन है कि सैंडस्टोन है। होता क्या है कि जिन चट्टानों में ये मिलते हैं, अगर ये हरारत या तापक्रम के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये आपकी जो पोलन ग्रेन्स वगैरह हैं या ये जो प्लांट ये फॉसिल्स हैं, जैसे 2.5 से 3 तक अगर है, भूरे रंग की चट्टान हो गई, तो ये भूरे रंग का उसके अंदर कलरेशन देगा इन प्लांट्स को, मतलब ये है कि इसके अंदर तेल मिलेगा। और अगर 2.5 की है थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स, यानी उसकी तापक्रमीय क्षमता या उस पर हरारत का असर, 2.5 अगर थर्मल इंडेक्स है, लीजिए जनाब, वो उसमें आपको तेल नहीं मिलेगा। या अगर 2.5 से और कम है या वो 3 से ज़्यादा है, तो तेल उसमें जल के भस्म हो जाएगा। तो ये सब तमाम चीज़ें देखते हैं कि ये पेलिनोफॉसिल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि मैच्योर रॉक है तेल के लिए, कि इमेच्योर है कि ओवर मैच्योर है। जैसे इससे पहले आपको बताया था कि अगर 5,000 से 20,000 तक गहराई में ये फॉसिल मिलते हैं, चाहे प्लांट फॉसिल हो चाहे एनिमल फॉसिल हो, तो वहाँ पर तेल मिलने के इम्कान है। लीजिए प्लस पॉइंट एक और मिल गया कि अगर वो शेल जो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गई या ग्रे कलर की हो गई, थर्मल अल्ट्रेशन इंडेक्स पता चल गया कि 2.5 से 3 है, तो लीजिए पता चल गया कि यहाँ पर तेल बनने की पूरी क्षमता है। इसी तरह से 20,000 के नीचे अगर गए तो वहाँ तेल नहीं मिलेगा, और वहाँ स्टडी की और ये पता चला कि वहाँ तो भाई 2.5 से कम है थर्मल अल्ट्रेशन इंडेक्स, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ तेल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से दोनों परिपूरक ब्रांचें हैं एक तरह से। तो अब आपने देखा जियोलॉजी, उसके बाद फिर पेलियोंटोलॉजी, फिर माइक्रो पेलियोंटोलॉजी, और अब ये पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के बारे में और तमाम बातें बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर ये बताना है कि जिस तरह से पोल्यूशन से समुद्र में बुरा असर पड़ता है, इसी तरह से ज़मीन पर भी ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एक तरह के पोल्यूशन है। और इसके लिए अगर हिमालय पहाड़, जो इस मामले में बहुत नाजुक साबित हुए हैं कि जनाब इन पर बुरे मौसम का बहुत ज़्यादा असर, ख़राब असर पड़ता है। जैसे पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त बाढ़ आ रही है उत्तराखंड में और हिमालयन रीजन में, क्योंकि ये तो पहाड़ वो हैं जो कि सेडिमेंट से बने हैं, उन सेडिमेंट से जो इंडियन शील्ड और यूरेशियन शील्ड के
एक दूसरे से कोलिजन टकराने से पैदा हुई। और क्रेटेशियस में यानी 65 मिलियन ईयर पहले से अब माउंटेन बिल्डिंग शुरू हुई, हिमालय पहाड़ बनना शुरू हो गया। और उसके बाद सी ऑफ कैथीज जो था, जिसके अंदर ये तमाम फॉसिल माइक्रो फॉसिल रहते थे, अब लीजिए वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गए। इसी तरह से अगर कोई मछली के फॉसिल या माइक्रो फॉसिल या नमूडाइटिस वगैरह मिले इन पहाड़ों पर, ये नहीं समझना चाहिए कि इस पहाड़ी पर ये कैसे रेंगते हुए चले आए, बल्कि ये समझना चाहिए ये सब सेडिमेंट्स वो थे जो पहले समुद्र में हुआ करते थे, और अब वो एक तरह से दबाव की वजह से निचोड़ करके पानी के ऊपर आ गए, पानी हट गया और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। और वहाँ के असर से, चूंकि वक्त के साथ साथ वो ठोस हो गए, लेकिन उनमें वेदरिंग और तराश खराश भी होती रही। वेदरिंग से क्या होता है कि पहाड़ियाँ नरम पड़ जाती हैं और कभी कभी वो उनमें मुलायमियत आ जाती है, वो आसान हो जाता है उनका सैंपल लेना। उनसे इन सैंपल्स को प्रोसीजर के साथ जब प्रोसेस करके निकालना फॉसिल्स का, एक तरह से उनका रिकवर करना आसान हो जाता है। तो अब इस तरह से जहाँ एक तरफ ख़राब मौसम उस पर बुरा असर डालता है, तो उससे हम ज़रा सा प्लस मुस्बत नतीजा भी अखज़ कर लेते हैं। खैर, यहाँ तो हम बता रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि इसका ये असर हुआ कि इसी हिमालय पहाड़ जो इस तरह हसास है, वहाँ पर ज़बरदस्त सैलाब आने लगे। यहाँ तक कि अलकनंदा में वो झील बनी, जिसकी वजह से चिपको आंदोलन शुरू हुआ 1972 में, क्योंकि देखा लोगों ने कि पहाड़ियों के जंगल काटे जा रहे हैं, स्लोप पर जंगल काटे जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि भूस्खलन या लैंडस्लाइड या ज़मीन का ये पहाड़ों के टूट कर सड़कों पर गिरना। नतीजा ये है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई कारवां जा रहा है, मिलिट्री कारवां या टूरिस्ट बस जा रही है, तो कई बार वो जद में आ जाती है, जो लैंडस्लाइड होता है बड़ी बड़ी पहाड़ियों के। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह का एक असर होता है। सिर्फ एक ही असर नहीं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी जो है समुद्र में बढ़ रहा है, उसकी गति बढ़ रही है, उसकी रफ्तार बढ़ रही है, जो पहले 7.7 मिलीमीटर थी अब 54 तक जा पहुंची है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ एक तरफ समुद्र बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ और दूसरे किस्म की प्रॉब्लम है। लक्षद्वीप है जैसे, वो एक जजीरा है, अगर 1 मीटर भी समुद्र का तल बढ़ गया तो वहाँ के लिए खतरा है, और अगर 2 मीटर बढ़ गया तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, जो इतने बड़े बड़े कोस्टल सिटीज़ हैं जो समुद्र किनारे बसे हैं या जजीरे हैं, बर्बाद हो जाएंगे, तो वहाँ पर आबादी जो बसी है, चाहे जानवर हो या आदमी या पेड़ पौधे हो, सब ज़ेरे आब आ जाएंगे, यानी पानी के नीचे। नतीजा क्या होगा कि आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए हानिकारक होगा। चाहे आदमियों की जान जाए तब भी इंसानियत के खिलाफ है, चाहे पेड़ पौधे या जानवर मरे तब भी हमारे लिए नुकसानदेह। इसलिए हमें चाहिए कि देश हित को ध्यान में रखते हुए, विश्व हित को ध्यान में रखते हुए, हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान लेना चाहिए कि इससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि इसके आगे अगर बढ़ा तो समझिए कि आफत है, तूफान की आमद है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होना है, जहाँ गर्मी है वहाँ सख्त गर्मी, सर्दी है तो सख्त सर्दी, बरसात है तो ज़बरदस्त बरसात, बादल फटेंगे, क्या क्या तबाहियाँ होंगी, बर्बादियाँ होंगी। इसलिए हम आखिर में यही आप लोगों से यही दरख्वास्त है, निवेदन है कि ध्यान में रखते हुए जनहित को, जन कल्याण को, हम लोग को चाहिए कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं उनका बहुत आराम के साथ न्यायोचित ढंग से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।